जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बिहार पुलिस का हम लोग वैकेंसी तो आ ही चुका है, देख चुके हैं। उसी का प्रिपरेशन में पहले पीवाईक्यू ले रहे हैं। और पीवाईक्यू में आज जो सेट उठा करके लिए हैं 2014 में जो पूछा हुआ साइंस का स्पेशली क्वेश्चन है, उसको हम लोग दिखाने वाले हैं। प्लीज आप अंत तक बने रहिएगा। मात्र 20 से 25 मिनट का यह वीडियो होने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत काम का होगा और तमाम टॉपिक डिस्कस हो जाता है। इसके बाद टॉपिक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस की वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद उच्च सांद्रता होती है? ऑक्सीजन का, या फिर नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत जान लीजिए, लगभग 21%। नाइट्रोजन का सबसे अधिक सांद्रता होता है 78%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। हालांकि यह प्रतिशत बढ़ते जा रहा है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग आप देखिए रहे, मार्च में गर्मी का क्या लेवल है। तो ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के बाद उच्च सांद्रता यानी किसका प्रतिशत अधिक है? तो नाइट्रोजन का सबसे अधिक है 78, लेकिन इसके बाद का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ऑक्सीजन का है। सेकंड नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में सांद्रता में सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल की परत नहीं है? वायुमंडल की परत नहीं है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, स्थल मंडल नहीं है। स्थल मंडल वायुमंडल की परत नहीं है, ताप मंडल है। ताप मंडल भी है। तो ये स्थल मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। सभी को हम परसेंटेज यहां दिखा दे रहे हैं, कहां से कौन कितने किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल की बात कर ले तो क्षोभ मंडल कहां से कहां तक? लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। समताप मंडल जो है वह 15 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई में है। और आपका एरोप्लेन किस मंडल में चलता है? पूछता है समताप मंडल में। मध्य मंडल हो गया 50 से लेकर के 85 किलोमीटर के रेंज में। ताप मंडल हो गया 85 से 600 km के, और बाह्य मंडल हो गया 600 km से ऊपर। ये सभी वायुमंडल के परत है। स्थल मंडल जो होता है वह वायुमंडल का परत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्रुव के ओर जाते समय तापमान क्यों गिरता है? ध्रुवीय क्षेत्र में भारी हिमपात होता है, इसके कारण तापमान गिरता है। ध्रुवीय क्षेत्र तट के पास है। ध्रुवीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के क्षेत्र के नीचे है। भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाते समय आपतन की तीव्रता क्या होती है? बदलते रहती है। तो बताइए करेक्ट आंसर। हाँ, जो लोग कह रहे हैं वैसे देखिए, अगर ऑप्शन ए भी बहुत लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे, ऑप्शन ए आपका गलत है। हिमपात तो होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि वहां तापमान कम रहता है, इसीलिए हिमपात होता है। तो ये पूछ रहा है ताप क्यों घटता है, क्यों गिरता है? तो जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाइएगा तो आपको पता है कि धीरे धीरे यहाँ तिरछा सूर्य की किरणें जाती है, नहीं के बराबर पहुंच पाती है। मतलब क्षेत्र की ओर जाते समय आपतन की जो इंटेंसिटी होती है, सूर्य की किरण की जो तीव्रता होती है, एकदम घटते जाती है, और घटते घटते इतना कम हो जाती है कि नहीं के बराबर पहुंच पाती है। इसीलिए वहां का तापमान बहुत कम होता है, जिसके कारण दोनों ध्रुव पे हिमपात होता है, हिम जम जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है? नहीं है पे भी ध्यान दीजिएगा। बिहार का एग्जाम में ये नहीं वाला बड़ा नासूर बन जाता है। नहीं है जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षय, अम्ल वर्षा या सुपोषण। देखिए जलवायु में परिवर्तन होता है, प्रदूषण के कारण हो रहा है। ओजोन परत में भी सीएफसी के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्षय होता है। सीएफसी वायु प्रदूषण का कारण है, तो ये भी होगा। अम्ल वर्षा भी वायु प्रदूषण के कारण, क्योंकि ये अम्ल कौन सा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, वर्षा के साथ मिल जाता है, तो यह भी प्रदूषण के कारण। लेकिन सुपोषण जो है वह नहीं, ये कोई कारण नहीं है। ये जल में पोषण की मात्रा बढ़ जाना होता है, तो ये वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का डी।
पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन, सिलिका, लोहा, एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भूपर पट्टी में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत? 46.6%। सिलिका कितना? 27.7%। प्रतिशत भी याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। लोहा कितना? लगभग 5%। एल्यूमिनियम कितना? लगभग 8.1%। इसके बाद मैग्नीशियम आता है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि भूपर पट्टी में, सबका परसेंटेज भी दिमाग में रख लीजिएगा, छप जाना चाहिए। भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो प्रतिशत के हिसाब से आपको दिख गया होगा, सबसे अधिक तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन होगा। कभी कभी सवाल होता है भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? यहां देखिएगा ध्यान से, अगर धातु पूछ ले तब कौन सा हो जाएगा? तब आपके ऑप्शन के हिसाब से एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगर धातु रहेगा सवाल में रहेगा धातु भी, धातु के हिसाब से एल्यूमिनियम, तत्व के हिसाब से ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में स्वतः प्रवर्तित दहन होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी खुदे आग पकड़ लेगा। स्वतः प्रवर्तित दहन होता है, जैसे ही उसको रूम टेम्परेचर पे लाइएगा, वायु के संपर्क में लाइएगा, तो उसको कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही जल उठेगा, खुद ही जलने लगेगा। तो यह क्या ये कोयला है, कोयला पढ़िएगा। काला कोयला या लाल नहीं, ये लाल होगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। लाल फास्फोरस, पीला सल्फर या सफेद फास्फोरस? बताइए इसका सही आंसर है सफेद फास्फोरस। जो फास्फोरस का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, अपर रूप है, जब सफेद फास्फोरस को रूम टेम्परेचर पे लाइएगा, वायु के संपर्क में आते ही, वायु के संपर्क में आते ही क्या होता है सर? आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। कौन फास्फोरस? व्हाइट फास्फोरस। कौन फास्फोरस? व्हाइट फास्फोरस, यानी कि सफेद फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सफेद फास्फोरस फास्फोरस का एक अपर रूप है। 40 डिग्री तापमान वाले 1 लीटर पानी को, यहां थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 1 लीटर पानी को अन्य 50 डिग्री तापमान वाले 1 लीटर, यहाँ तापमान वाले, ये सब थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है, 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण का तापमान। देखिए 2 चीज ध्यान में रखना है साइंस के अंदर। ये देखिए वॉल्यूम क्या दोनों बार जो मिला रहा है सेम है? हाँ, तो 1 लीटर के साथ 1 लीटर को मिला रहा है, वॉल्यूम क्या है दोनों का सेम। इस पे हालांकि क्वेश्चन देगा तो वॉल्यूम नियत ही रहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर के साथ 1 लीटर मिला रहे हैं। जब पहले 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था और इसका तापमान कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का जो तापमान होगा, मिश्रण का जो तापमान होगा, इस दोनों का औसत हो जाता है, यानी इस दोनों के बीच का वैल्यू होता है। अगर एग्जैक्ट हमसे पूछता तो 40 प्लस 50 90/2, यानी कितना हो जाएगा सर? 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऑप्शन में तो है कि 40 से 50 के बीच में, 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात, वॉल्यूम क्या होगा? दोनों का समान रहेगा, दोनों मिश्रण का ताप हमेशा औसत हो जाएगा। कोहरे की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? कितने ऊंचे तक कोहरा पहुंच सकता है? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर? जल्दी बताइए। ठंडे के दिनों में कोहरा लगता है तो कोहरा कहां तक पहुंच जाएगा? कोहरा की जो अधिकतम ऊंचाई हो सकती है 50 मीटर। कितना सर? 50 मीटर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी को खटाक से ठोक के आना है एग्जाम में। अगला है आर्द्र ज्वर के मनुष्य का कौन सा अंग? एक बात बताइए सर, ज्वर अगर आंत का है तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? कौन सा अंग? आते ना आंत प्रभावित होगा। कौन सा अंग? आंत प्रभावित होता है। छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है? छोटी आंत जो होता है वह आहार नाल का, किसका? आहार नाल का हिस्सा है। छोटी आंत आहार नाल, किडनी का हिस्सा नहीं है, फेफड़ा का नहीं है, नाक का भी नहीं, पाचक नाल का, यानी पाचन नाल का या पाचक नाल का हिस्सा है। किसका होगा? आहार नाल मतलब पाचन तंत्र का हिस्सा है। छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, ये सब किसका हिस्सा हो जाएगा? मुख गुहा, ये सब किसका? हाँ, ग्रसनली किसका? पाचन तंत्र का हिस्सा हो जाएगा। छोटी आंत को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? छोटी आंत 3 भाग में विभक्त होता है। छोटी आंत कितने भाग में? 3 भाग में। पहला क्या होता है? ग्रहणी, उसके बाद इलियम जेजुनम।
ये 3 भाग में क्या होता है, यानी ये ग्रहणी हो गया, उसके बाद मध्य आंत और बाहर यानी नीचे वाला, तो कितने हिस्सा में, 3 भाग में विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बॉन्ड जल के अणुओं के भीतर परमाणुओं से बंधे होते हैं? जल का सूत्र क्या होता है सर? H2O। जल का सूत्र H2O। भारी जल का उस दिन दिखाए थे, पूछा हुआ है, D2O होता है। तो H2O में कौन सा आबंध होगा? कौन सा आबंध होगा? यहाँ हाइड्रोजन आबंध होगा। कौन सा आबंध बनता है? हाइड्रोजन आबंध। कौन सा? हाइड्रोजन आबंध। कौन सा हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन आबंध बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, दो तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम होता है, अंतर अगर बहुत अधिक हो तो कौन सा बनाएगा? आयनिक यौगिक बनाएगा। जैसे धातु और अधातु में, धातु और अधातु में, धातु और अधातु में अंतर बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होगा तो क्या बनेगा सर? आयनिक आबंध बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक आबंध बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? ऋणात्मकता कम है, कम है तो यह प्रायः देखा जाता है अधातु अधातु में। किसमें सर? अधातु प्लस अधातु में बनने वाला आबंध। तो विद्युत ऋणात्मकता नहीं के बराबर, अंतर बहुत कम होता है, तो कौन सा आबंध बनेगा? कौन सा आबंध सर? सहसंयोजी आबंध। कौन आबंध? सहसंयोजी, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को साझा करके सहसंयोजी आबंध। कौन सा? सहसंयोजी आबंध बनेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल के अणु में अधिकतम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। जल के अणु में अधिकतम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं? जल्दी बताइए। तो जल के अणु में अधिकतम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड दिमाग में छप जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण का 3 तरीका है? ऊष्मा स्थानांतरण होता है कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन मतलब चालन, कंडक्शन मतलब चालन, कन्वेक्शन मतलब संवहन, कन्वेक्शन मतलब संवहन, रेडिएशन मतलब विकिरण, रेडिएशन मतलब विकिरण। चालन में क्या होगा? अणु वाइब्रेट करेगा, एक अणु गर्म हुआ, जैसे लोहा का एक छोड़ है, यहाँ लोहा का अणु गर्म हुआ, ये पड़ोसी को देगा, पड़ोसी पड़ोसी को देगा, पड़ोसी पड़ोसी को, पड़ोसी पड़ोसी सबको डिस्टर्ब करते हुए अणु यहाँ से वहां तक ऊष्मा का चालन कर देगा। संवहन में न अणु अपना जगह बदलता है और क्या होता है, इसमें अणुओं के स्थानांतरण से नहीं होता है। इसके बाद रेडिएशन में, इसमें अणुओं का स्थानांतरण होगा, रेडिएशन में अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता है। तो ये 3 मेथड है, चालन, विकिरण और संवहन के द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकता है। पानी के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 31-30 किलो जूल पर केजी, 22-60, 15-18 या 33-60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22-60, दिमाग में छप जाना चाहिए। अगला सवाल लीजिए, ऊष्मा का मात्रक, ये तो बच्चा जानता होगा, डायन जूल, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड। तो ऊष्मा चूंकि एक प्रकार का ऊर्जा है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। इसका सीजीएस मात्रक अगर पूछे तो अर्ग हो जाएगा, सीजीएस मात्रक अर्ग। डायन का कर्सर, बल का सीजीएस मात्रक होता है डायन। हाँ, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? आंत्र ज्वर, कैंसर, प्लेग, यक्ष्मा। जल्दी बताइए। तो आंख का जो ज्वर, जैसे टाइफाइड, आंख ज्वर मतलब टाइफाइड, टाइफाइड किसकी, कौन सा इसका एक वीडियो है शॉर्ट ट्रिक्स का, जो चैनल पे या तो अपलोडेड होगा, नहीं होगा तो हम दे देंगे। तो टाइफाइड जो होता है वह दूषित रोग पीने से होता है, ये दूषित पानी पीने से यह रोग होता है। इनमें से किसे मियादी बुखार भी कहते हैं, प्लेग को, टाइफाइड को, टीबी को, मलेरिया को। हाँ, तो जो लोग टाइफाइड कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन
विद्युत के अच्छे चालक क्यों होते हैं? आयनिक यौगिक जो होगा तो आयनिक यौगिक प्लस माइनस में टूटने की ध्रुवीकरण होता है, आयनीकरण होता है, आयन टूटने की क्षमता रखता है और यही आयन विद्युत का क्या करता है? हाँ, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, अर्थात विद्युत का चालन करता है। तो आयनिक यौगिक जल में अत्यधिक विलय होते हैं, इसकी लेटिस ऊर्जा बहुत उच्च होती है, इसके जलीय विलयन में आयनों की प्रचुरता होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जलीय विलयन में आयनों की प्रचुरता होती है और वही आयन विद्युत का चालन करता है, वही आयन विद्युत का चालन करता है। अगला देखिए, सहसंयोजी यौगिक प्रायः अच्छे ईंधन क्यों होते हैं? द्रवावस्था में इसका वाष्प दाब अधिक होता है, इसका क्वथनांक कम होता है, इसका कैलोरी मान अधिक होता है, तो इसका जो होता है कैलोरी मान अधिक होता है, इसलिए यह अच्छे ईंधन माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 21 क्वेश्चन पूछा था 2014 बिहार पुलिस के अंदर साइंस से, जो हमने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया। जिस सेट में जिस साल में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको करते हुए हर एक टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेंगे एग्जाम से पहले। सिलेक्शन चाहिए रिटन प्लस फिजिकल, और अभी से लगिए, एक एक दिन ही मेहनत करना होगा, एक एक सेकेंड का आपको सदुपयोग करना होगा। हाँ, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मेहनत तो करना होगा मेरे भाई, मेहनत के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कंपटीशन लेवल बहुत टफ होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो लगे रहिए, लगातार लगे रहिए बिहार पुलिस को। बिहार पुलिस सोच के नहीं तैयारी कीजिए, हाँ दरोगा सोच के तैयारी करना है। मिलते हैं पुनः, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।